आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। दुनिया घर हर महीने लेकर आएगा आपके लिए एक ऑडियो सीरीज। हमारी पहली सीरीज 4 एपिसोड से बनी एक कहानी थी जिसका नाम था कटघरे में स्वप्न। हमारी दूसरी सीरीज का नाम है दास्ताने हेबर। ये 6 एपिसोड से बनी एक कहानी है, एक ट्विस्टेड जीनियस की कहानी। ये कहानी है ऑब्सेशन की, पेट्रियटिज्म की, एम्बिशन। तो शुरू करते हैं। जनवरी 1934, स्विट्जरलैंड, बेसेल सिटी के होटल का एक कमरा। खिड़की से बाहर बर्फ गिर रही थी। टेबल पर दवाइयों के पास रखे अखबार में एक हेडिंग थी, बर्लिन के पादरियों ने थर्ड राइख से संपूर्ण वफादारी का किया वादा। 66 साल का एक आदमी बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने बेटे का नाम पुकारना चाहता था, पर जैसे गले में पत्थर फंस गया हो। अमूमन उसे दिल का दौरा पड़ रहा था। टेबल पर दवाइयां रखी थी। उसने दवाइयों तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे की नसें नीली पड़ गईं, पर अंगुलियां अभी भी दवाइयों से दूर थी। उसने धकेल कर कुर्सी गिरानी चाहिए, पर कुर्सी की तरफ देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुर्सी पर लाल रंग की ड्रेस पहने एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी, जो एकटक उसे देखे जा रही थी। उस लड़की के सीने में एक बुलेट होल था जिससे बहुत सारा खून रिस रहा था। वो औरत उसकी पत्नी क्लैरा एम्मेर वॉर थी, जो 19 साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी। क्लैरा के चेहरे पर एक खाली सन्नाटा था और हथेली में खून से सना एक खत। ये वही खत था जिसे पढ़कर पहली दफा क्लैरा उस इंसान से मिलने आई थी। खिड़की से अचानक धुंध भीतर आने लगी। वो धुंध अपने साथ एक गंध लेकर आई थी, ब्लीच की गंध, पाइनएप्पल की गंध। फ्रिट्ज ये गंध पहचानता था, और पहचानता था उन चीखों को जो अचानक उस कमरे में फैलने लगी। उसे अपने ऊपर एक बहुत भारी वजन महसूस हुआ। उसके ऊपर सैकड़ों इंसानी लाशें बिछी थीं। उसकी मुट्ठी से चादर छूटने लगी। क्लैरा अब भी उसको देख रही थी। वो धीरे से उसके पास आई और उसके गर्म माथे पर अपनी नर्म हथेली रख दी। वो उसे कोई गीत सुना रही थी, या शायद उसे बुला रही थी, या शायद अलविदा कह रही थी। इतिहास में इस बात का कोई जिक्र नहीं, पर इतिहास कहता है कि उस रात फ्रिट्ज हेबर की सांसें थम गई। अपने समय का एक ट्विस्टेड जीनियस फ्रिट्ज हेबर, जिसने अनगिनत लोगों को प्राण दिए और अनगिनत लोगों के प्राण लिए। एक नोबेल प्राइज विनर, एक वॉर क्रिमिनल, या एक आदमी जो आजीवन अपने आप को ढूंढता रहा, अपने फादरलैंड जर्मनी में अपनी जगह ढूंढता रहा। ये कहानी, ये दास्तान फ्रिट्ज हेबर की है। मौत से फ्रिट्ज हेबर का रिश्ता कोई नया नहीं था। इस घटना से लगभग 20 साल पहले विश्व युद्ध के दौरान हेबर ने मौत को बहुत करीब से देखा था। 22 अप्रैल 1915, ईप्र शहर, बेल्जियम। फ्रंट लाइन पर अजीब सा सन्नाटा है। ऑल क्वाइट एट द वेस्टर्न फ्रंट। भूरी वर्दी में जर्मन सैनिक धीमे पांवों से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जमीन के नीचे क्लोरीन गैस के सिलेंडर्स छुपे हैं। वो अपने चेहरे पर नुकीले मास्क पहनकर लेट जाते हैं। एक अधेड़ उम्र का हल्की तोंद वाला फ्रिट्ज हेबर सैनिकों के बीच से चलता हुआ आगे बढ़ता है। सोल्जर की वर्दी, ऊपर फर का ओवरकोट, नाक पर टिका गोल छोटे फ्रेम वाला चश्मा, और उसकी आंखों में लहस जर्मनी के जनरल्स की उम्मीदें। वॉर की फ्रंट लाइन पर खड़ा हेबर अपने मुंह में एक सिगार लिए खड़ा है। वो अपने सर पर पहना हुआ नुकीला हेलमेट उतारता है और आदेश देता है, गॉड पनिश इंग्लैंड। ईश्वर सजा दे अंग्रेजी हुकूमत को। आदेश सुनते ही नीचे लेटे सैनिक सिलेंडर्स की नॉब घुमा देते हैं। किसी तेज प्रेशर के साथ 6000 सिलेंडर्स से एक साथ एक हरी पीली गैस निकलती है। एक मटमैला पीला बादल जमीन पर तैरने लगता है। 2 फुट
5 फुट, देखते ही देखते 10 फुट ऊंचा। गैस का यह गुब्बार किसी दानव की तरह फ्रेंच ट्रेंचेस की ओर लगातार बड़ा होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। दानव को देखकर फ्रेंच आला अफसर थोड़ी देर तक स्तब्ध रहता है, अपने सैनिकों को पोजीशन लेने को कहता है। जर्मन सैनिक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है बस एक दानव। ये दानव धीरे धीरे पास आता जा रहा है। घबराकर सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ये शायद माइथोलॉजी की किताबों के बाद पहली बार ऐसा है कि इंसान किसी आकार बदलते दानव से युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे जैसे वो दानव आगे बढ़ता जाता है, फायरिंग कम होती जाती है। कुछ मिनटों बाद सन्नाटा छा जाता है। ये बहुत ही उत्सुक कर देने वाला सन्नाटा है। जर्मन सैनिक मास्क लगाए सामने की ओर भागते हैं, वायर्ड फेंसिंग को क्रॉस करते हैं और नो मैन्स लैंड को पहली बार देखते हैं। आज वो वाकई नो मैन्स लैंड है। खून का कीचड़ जमा हुआ है। फ्रेंच सोल्जर्स की लाशें बिछी हैं। कुछ चेहरे विस्फोट में फट चुके हैं। शरीर के अलग अलग अंग कहीं कहीं बिखरे पड़े हैं। एक लाश की आंखें इतनी बाहर आ चुकी हैं जैसे अभी भी जिंदा रहने की दुहाई कर रही हैं। वो और आगे बढ़ते हैं। सामने फ्रेंच झंडा है, पर एक भी जिंदा फ्रेंच सैनिक नहीं। 1 किलोमीटर तक बस लाशें बिछी हैं। क्लोरीन का दानव अब भी उन ट्रेंचेस में घूम रहा है। जिनकी हल्की सांसें बाकी हैं, उन्हें तुरंत गोलियों से मार दिया जाता है। सब ऊपर देखते हैं जैसे कोई हवाई अटैक हो रहा हो। वो देखते हैं कि एक पक्षी उनकी तरफ आ रहा है, उड़ता हुआ नहीं, गिरता हुआ। वो जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। फिर एक और पक्षी, फिर एक और पक्षी। और भी जानवर हैं आसपास जो शायद रंगों के उस इंद्रधनुष से आकर्षित होकर वहां आ गए थे और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। अचंभे की बात है, पर एक रंगीन बादल घास, पौधों, पत्तियों का रंग उड़ा देता है। हेबर के चेहरे पर बहुत सारे भाव हैं। सम्राट अशोका ने कलिंग में जो महसूस किया वो भाव, ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो महसूस किया वो भाव। हेबर जानता है कि आज उसने अपना नाम इतिहास में लिख दिया है, क्लोरीन के बादलों से। किसी ने जब बाद में हेबर से पूछा कि युद्ध में गोलियों से मौत और युद्ध में गैस से मौत, क्या ये एक ही बात है? हेबर जवाब देता है, मौत मौत है, क्या फर्क पड़ता है गैस से मिली है कि गोलियों से। इस घटना के 3 साल बाद फ्रिट्ज हेबर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाने वाला पुरस्कार सालों बाद किसी ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जो इसके काबिल है। नोबेल पुरस्कार की गाइडलाइंस कहती हैं कि नोबेल हर साल उन इंसानों को दिया जाता है जिन्होंने उस वर्ष इंसानियत की सबसे ज्यादा मदद की है। कैसे? फिर सन 1919 में नोबेल उस इंसान को दे दिया गया जिसे इतिहास फादर ऑफ केमिकल वॉरफेयर के नाम से जानता है, फ्रिट्ज हेबर। देशभक्त हेबर से कहीं ज्यादा जरूरी है वैज्ञानिक हेबर को समझना, क्योंकि यह नोबेल देशभक्त हेबर को नहीं बल्कि वैज्ञानिक हेबर को दिया गया था। पर जैसा कि अक्सर होता है, वैज्ञानिक हेबर और देशभक्त हेबर एक दूसरे से टकराने लगे और एक समय पर इन दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो गई। ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो आप सुन रहे हैं, ये 20वीं सदी जो 21वीं सदी बन गई है, ये हेबर की वसीयत है और उसी वसीयत की बदौलत आज हम जिंदा हैं। हेबर ने अपनी वसीयत में इंसानियत की अगले सैकड़ों सालों की जिंदगी लिख दी थी। सन 1919 का नोबेल फ्रिट्ज हेबर को इसलिए दिया गया, हेबर बॉश प्रोसेस। पर क्या है ये हेबर बॉश प्रोसेस? सन 2006 में मैक्सिकन फिल्म मेकर अल्फोंसो क्यूरॉन ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था चिल्ड्रन ऑफ मेन और फिल्म का प्रेमाइस बस ये था कि उस दुनिया में औरतें अब बच्चे नहीं पैदा कर सकती। दशकों में कोई नई किलकारी नहीं गूंजी, दशकों में किसी ने जन्म नहीं लिया है। उस फिल्म का क्लाइमैक्स किसी धूम धड़ाके से नहीं भरा, बल्कि क्लाइमैक्स में हमें दिखता है एक अजीब सा कमरा और उस कमरे में एक बच्चे को जन्म देती मां। बहुत ही भावुक कर देने वाला लम्हा कि इस दुनिया में जहां अब जिंदगी का कारोबार समाप्त होने वाला है, किसी ने जन्म लिया है। कितना अजीब है ना
इंसानों के बांझ हो जाने का ख्याल, उससे भी अजीब है धरती के बांझ हो जाने का ख्याल। 20वीं सदी की शुरुआत में धरती के बांझ हो जाने की संभावना किसी कहानी का हिस्सा नहीं थी। ये एक असली संभावना थी। 1897 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने एक भयानक चुनौती रखी। दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और उपजाऊ जमीन से नाइट्रोजन घट रहा था। नाइट्रोजन क्यों घट रहा था? क्योंकि खेती नाइट्रोजन का इस्तेमाल करती थी और उस नाइट्रोजन की पूर्ति नेचुरली होने में वक्त लगता था। पर आबादी भी इस गति से बढ़ रही थी कि धरती को अपने आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने का समय देना असंभव था। इस सीमित सी धरती की जरूरत थी असीमित नाइट्रोजन, वरना धरती पर अनाज उगना बंद हो जाता। और अगर धरती बंजर हो जाती तो अगले 30 सालों में इस धरती से जीवन समाप्त हो जाता। लोग अकाल से मर जाते। ये इंसानियत का जो काउंटडाउन चल रहा था, उसमें पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए थे। दुनिया का भविष्य फिर से पॉलिटिशियंस और जनरल्स के हाथ से निकालकर लेबोरेटरी में काम करने वाले अदने से केमिस्ट्स के हाथ में था। बहुत सी कोशिशें की गईं, सारी नाकाम। एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन था, पर वहां से नाइट्रोजन गैस को निकाल पाना नामुमकिन था। हम धीरे धीरे निश्चित मौत की तरफ बढ़ रहे थे और मौत से हेबर का पुराना रिश्ता था। जी जान लगाकर फ्रिट्ज हेबर ने बॉश हेबर प्रोसेस को जन्म दिया। ठीक वैसे ही जैसे चिल्ड्रन ऑफ मेन की उस मां ने उस बच्चे को। एक ऐसी तकनीक का जन्म हुआ जिससे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन से अमोनिया फैक्ट्रियों में बन सकता था और थोक में इंडस्ट्रियल लेवल पर बन सकता था। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन एटम होते हैं। वहां से नाइट्रोजन निकालना आसान था। हेबर की खोज उतनी ही अहम थी जितनी सालों पहले की गई आग की खोज। यह था दास्तान हेबर का पहला एपिसोड। 19वीं सदी के जर्मनी का 90s कैसा था? उस दौर का हेबर की कहानी में क्या योगदान है? कितना जरूरी है किसी इंसान को समझने के लिए उस इंसान के समय को समझना? आइए सुनते हैं दास्तान हेबर का दूसरा एपिसोड।